हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम करेंगे सीडीपी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी छठी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि आपके सी टेट जुलाई 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी टेट जुलाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये कन्फ्यूजन हो गई है कि एग्ज़ाम जो है उसकी डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, या जुलाई में ही पेपर होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीटेट वालों ने नहीं दिया है, तो आपको बिल्कुल यही मानकर चलना पड़ेगा कि जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे लॉजिक लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट लॉकडाउन में ढील दे रही है और लॉकडाउन को खोल रही है, आपने देखा होगा अभी एडवाइजरी भी जारी हुई है कि बहुत सारी जगह जो कंटेनमेंट जोन्स नहीं है वहाँ पर लॉकडाउन खोल दिया गया है, और जुलाई में पेपर कराने की भी ये सोच रहे हैं। तो हो सकता है, इट इज़ नेक्स्ट टू पॉसिबल कि एग्ज़ाम जुलाई में करा दें, हो सकता है जुलाई के लास्ट में करा दें। तो ये एग्ज़ाम की जो डेट है वो ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, ये भी हो सकता है, और हो सकता है बिल्कुल भी एक्सटेंड ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इस डायलेमा में ना फंसें कि डेट एक्सटेंड होगी। आप यही मानकर चलेंगे कि डेट जो है वही है जो कि त्यों है, और उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। क्योंकि अगर आपने ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग में पाल ली तो आपका पढ़ाई पे से ध्यान हट जाएगा। बेसिकली सिंपल सी बात है, क्योंकि जब डेट एक्सटेंड होती है या डेट चेंज होती है एग्जाम की, तो बच्चे का उस पर दिमाग पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है। मान लीजिए अगर आप जुलाई के हिसाब से ही तैयारी करते हैं तो इसका आपको फायदा होगा अगर जुलाई में भी एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि आपका तैयार हो जाएगा सारा सिलेबस, और हम भी वीडियोस उसी हिसाब से बना रहे हैं ताकि हम जुलाई के हिसाब से सारी वीडियोस अपनी पूरी कर सकें, और सारे जितने भी क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं वो सब हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, ये ना सोचें कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा, ये बात बात मानकर चलें। और अगर आगे बढ़ जाती है डेट, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि इससे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि डेट एक्सटेंड होगी और मैं पढ़ लूंगा आराम से, तो इसका बहुत ही खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आपको पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और आप हर बार ये नहीं कि अगली बार मैं दे दूंगा, हमेशा यही होना चाहिए कि अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट को पास कर दिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन हैं इसे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो हमेशा की तरह जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे पीडीएफ फॉर्म में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। और हमारा फेसबुक ग्रुप भी है सी टेट के नाम से, सी टेट यूपीटेट एंड अदर टेट्स के हिसाब से। तो वहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा पहली बार चैनल देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। भाई कोई छात्र पढ़ रहा था, उसका नाम लेकर किसी ने बुला दिया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। यानी वो किसके द्वारा अपनी, यानी सेंस का इस्तेमाल करेगा। कौन से सेंस का इस्तेमाल, अगर आपको कोई आवाज देगा तो आपका सबसे पहला कौन सा सेंस इस्तेमाल होगा? जाहिर सी बात है आप सुनेंगे। ठीक है, देखेंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, सुनेंगे। सुनेंगे यानी साउंड संवेदना, जैसे ध्वनि संवेदना हम बोलते हैं, वो होगा। तो इसके अंदर ये ऑप्शन दे भी रखा है, तो आप आराम से यहाँ लगा देंगे कि भाई ध्वनि संवेदना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षक की भूमिका है, यानी एक टीचर का क्या रोल है? ज्ञान संचार कराना, यानी ज्ञान को बढ़ाना, उसे संचार करना, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना, छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना, यानी छात्रों के अंदर अपना डिसिप्लिन को रखना। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि सीखने वाला केंद्र बनाना। सीखने वाला एक केंद्र बनाना, गतिविधि आधारित करना, सहभागी शिक्षा, यानी सीखने का एक सेंटर बनाना, गतिविधि आधारित हो वो, और सहभागी शिक्षण यानी पार्टिसिपेशन होना चाहिए टीचिंग के अंदर, यानी स्टूडेंट्स और टीचर का पार्टिसिपेशन आपस में होना चाहिए। डी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि सभी। देखिए अगर डी ऑप्शन नहीं दे रखा होता, एक बार मान के चलिए, तो इसमें सी ऑप्शन सही होता फिर, क्योंकि सी ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल है। ठीक है, सूटेबल यानी बेस्ट ऑप्शन है। अब क्योंकि इन्होंने डी ऑप्शन दे रखा है, तो डी ऑप्शन में ये वैसे सारे ही कार्य टीचर के हैं कि वो संचार भी करेगा,
भाई क्लास के अंदर डिसिप्लिन बनाने का भी काम ही टीचर का होता है। तो तीनों ही ऑप्शन, ये तीनों ही रोल करेगा। तो अगर हम कहें तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर यानी डी सही होगा, तो लगा देंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आइजेंक व्यक्ति, ये आइजेंक व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व प्रभावशाली प्रशिक्षण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यानी ये एक प्रतिपादक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो ये बोल रहे हैं कि वो प्रश्नावली यानी क्वेश्चन जो होता है उसका जो प्रशिक्षण होता है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं, तो वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? विभिन्न प्रकार के लक्षणों का अध्ययन करने के लिए, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स देखने के लिए, भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए, या मनोविज्ञान आयाम का अध्ययन करने के लिए, या चेतना के स्तरों का अध्ययन करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर किसी लेखक का नाम आ गया है, किसी प्रतिपादक का नाम आ गया है, तो जाहिर सी बात है उसकी एक अपनी थ्योरी होगी। चलो मैं पहले इसका आपको बता देता हूँ कि ये कौन है। देखिए आपके सामने आ गए हैं, ये H.J. आइजेंक हैं। उन्होंने सुझाव दिया था, क्या सुझाव दिया था? कि भाई व्यक्तित्व जो होता है यानी पर्सनैलिटी जो होती है कि दो व्यापक आयामों में वर्गित किया जा सकता है। यानी इन्होंने बोला है कि व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा जा सकता है, जो जैविक यानी जेनेटिक और अनुवांशिक रूप से आधारित होता है। तो इन्होंने दो चीजों में बांटा है कि एक जैविक और अनुवांशिक रूप से पर आधारित होया था। तो इन्होंने क्या कहा? आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली वे प्रशिक्षण है जिसका उपयोग व्यक्तित्व के इन आयामों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यानी आयामों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही जैविक और अनुवांशिक, इन दोनों पर ही आधारित होता है ना एक व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी। आपने सुना भी होगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, है ना? तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट पर ही ये सारा डिपेंड करता है। तो पर्सनैलिटी भी उसी पर डिपेंड करेगी कि जैसा एनवायरमेंट और जैसे जीन्स होंगे उसी हिसाब से आदमी की पर्सनैलिटी भी अलग होगी। तो आइजेंक ने भी ऐसा ही बोला है कि ये दो उसी के हिसाब से क्वेश्चन आर बनेगा, प्रशिक्षण बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आयाम का अध्ययन, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशिक्षण मनोविज्ञान आयाम का अध्ययन करना के लिए प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान आयाम का अध्ययन यानी मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, साइंस जो आपकी होती है उसका अध्ययन करने के लिए ये वाले प्रशिक्षण यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि दोबारा से समझ लीजिएगा कि व्यक्तित्व के दो व्यापक आयामों में वर्गित किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर पर्सनैलिटी को दो भागों में बांटेंगे हम, जैविक और अनुवांशिक। इस बात को नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उनकी कंसेप्ट क्या है, कि जैविक और अनुवांशिक रूप से आधारित होते हैं। तो उन्होंने व्यक्तित्व के प्रश्नावली का वह प्रशिक्षण है जिसका उपयोग व्यक्तित्व के इन आयामों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यानी ये जो दोनों आयाम हैं जैविक और अनुवांशिक, इनका अध्ययन करने के लिए यूज किया जाता है क्या? मनोविज्ञान आयाम का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। साक्षात्कार आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो साक्षात्कार हमेशा हमें यह ध्यान रखना व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए, यानी पर्सनैलिटी जो होती है उसको आंकने के लिए, उसका इवेल्युएट करने के लिए साक्षात्कार आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा जरा। साक्षात्कार में मूल्यांकन किए जाने वाले व्यक्ति से बात करना, कुछ प्रश्न शामिल होते हैं उसके अंदर जो व्यक्तित्व को उसको परिभाषित करते हैं। यानी उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पता लगता है, आदमी की पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाती है कि ये बंदा क्या पर्सनैलिटी रखता है। जैसे पर्सनैलिटी में हमने पढ़ा भी है कि पर्सनैलिटी 4 प्रकार की होती है, ABCD, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो वो पर्सनैलिटी किस डेफिनेशन में आती है, वो पर्सनैलिटी किस प्रकार की परिभाषा देती है, उससे ये पता लग जाता है। फिर है आपका स्मृति यानी मेमोरी के 3 परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं से मिलकर देखा जा सकता है। देखिए जो ये आपका मेमोरी होती है इसकी 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो इनकोडिंग होती है, स्टोरेज होता है, और फिर रिट्रीवल। यानी इसे हम बोल सकते हैं संकेतीकरण, भंडारण और पुनः प्राप्ति। ये 3 चीजें हैं जो स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस आपको दिखी गई होंगी तीनों मैंने जो बोली है, कि एक तो होता है आपका
संकेतीकरण। तो संकेतीकरण पहला स्टेज है इसका, फिर भंडार दूसरा स्टेज है, और तीसरा स्टेज इसका पुनः प्राप्ति। ठीक है, संकेत यानी इनकोड करना, समझना। ठीक है, इसके बाद आप भंडार यानी स्टोरेज करना, और फिर रिट्राइव करना यानी दोबारा से प्राप्त करना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये 3 स्टेज है इसकी, कि मेमोरी जो हमें याद करते हैं तो इसमें 3 ही स्टेज आएंगी। तो सबसे पहले तो हमारे सामने जो चीज़ आएगी इंडिकेट होगी, इनकोड होगी वो हमारे सामने। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज़ देखी, उसे थोड़ा सा याद किया, फिर उसे स्टोर किया अपने दिमाग में, भंडारण जिसे हम बोलते हैं, स्टोरेज। फिर पुनः प्राप्ति यानी जब आपको उसकी ज़रूरत होगी उसे दोबारा से उठा लिया, रिट्राइव कर लिया। तो ये 3 स्टेज हो गई मेमोरी की। तो आगे देखेंगे, देखिए फिर पढ़ लेते हैं। ये जो मॉडल दिया है किसने दिया है, ये एटकिंसन और शिफ्रिन मॉडल से पता चलता है कि संपूर्ण स्मृति की 3 मुख्य प्रक्रिया होती हैं। वही जैसे मैंने आपको बताया था, संकेतीकरण, भंडारण और पुनः प्राप्ति। यानी स्टेजेस ऑफ मेमोरी क्या है, इनकोडिंग है, इनकोड करना यानी पहले मैसेज को देखना क्या है, स्टोर करना, फिर उसे याद करना यानी रिट्राइवल, यानी फिर उसे जब जरूरत पड़े तो उसे याद कर लेना दोबारा से, ताकि वो रिट्राइव अपनी मेमोरी से हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस होंगे। स्मृति का दोबारा एक क्वेश्चन आ गया, देखिए स्मृति के पहले अन्वेषण, अन्वेषण बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन को या संशोधन को या रिसर्च हम बोल सकते हैं इसे, का श्रेय किसे जाता है। देखिए स्मृति के पहले अन्वेषण, देखिए अभी हमने मॉडल की बात करी, मॉडल में मैंने देखो ये पढ़ा था ना, एटकिंसन और शिफ्रिन, इनका मॉडल बाद में आया, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो हरमन एम्बिंगहोस, हमेशा याद रखना इस नाम को, एम्बिंगहोस, हरमन एम्बिंगहोस जो हैं, इन्होंने सबसे पहले स्मृति का को रिसर्च किया है, उसके बारे में लिखा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। वो एम्बिंगहोस जो है, इन्होंने अपने आप पर कई प्रयोग किए, अपने आप पर प्रयोग किए इन्होंने, और पाया कि हम सीखी गई सामग्री को एक समान गति से या पूरी तरह से नहीं भूलते। यानी हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, ये इन्होंने ये जो कहा है, कंसेप्ट अपनी बताई है कि हम जो चीज़ एक बार सीख लेते हैं तो उसे समान गति से नहीं भूलते। समान गति ये नहीं कि आराम आराम से भूल गए, या तो एकदम भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एकदम भूल गए कोई चीज़, 2 मिनट के अंदर कोई चीज़ थी वो याद नहीं। कभी कभी ऐसा होता है बरसों की चीज़ें याद रह जाती हैं, और उसे पूरी तरह नहीं भूलते, यानी बिल्कुल भूल गए, सफा चट मैदान, कुछ ना कुछ याद रहता है उसके बारे में। हालांकि वो प्रॉपर याद नहीं रहता, लेकिन कुछ ना कुछ याद रहता है। 2 कंसेप्ट दिए हैं, एक तो समान गति से नहीं, यानी एक यूनिफॉर्म स्पीड से हम कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, कि भाई आज इतना भूल गए कल इतना भूलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं भूलेंगे। लेकिन और दूसरी बात है पूरी तरह नहीं भूलेंगे, नहीं जीरो नहीं होगी फॉरगेटिंग पावर। तो नेक्स्ट देखेंगे हम अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पहला चरण है जो सूचना रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को संदर्भ, ये फिर वहीं से आ गया है। तो पहला चरण तो आपको दिख ही रहा होगा, पहले चरण की बात अगर हमने कर ली है तो ये रहा पहला चरण, तो संकेतीकरण ही था इसके अंदर। यानी पहले इनकोड होता है, फिर स्टोर होता है, फिर पुनः प्राप्ति होती है। तो इसमें तो हम आराम से बता सकते हैं, इसके बारे में बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण अधिक प्रभावी प्रदान करता है, यानी शिक्षण कब अधिक प्रभावी होता है। छात्रों को स्वयं पर काम करने के लिए स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाता है, यानी जब बच्चे को बोल दिया जाए कि आप अपना काम खुद करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंडिपेंडेंट रहें, यानी टीचर पे ज़्यादा डिपेंड ना करें। छात्र शिक्षण शिक्षक द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है, यानी छात्र शिक्षण जो है वो हर चीज़ शिक्षक बताएगा, और वही देखो ये हर चीज़ शिक्षक बताएगा, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हर बार बच्चे की चलेगी, टीचर का कुछ नहीं है। भैया टीचर का कुछ नहीं है, एजुकेशन पैडागोजी में तो टीचर का कुछ है ही नहीं, यानी टीचर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। हमेशा बच्चे का पर्सपेक्टिव देखा जाएगा, बच्चे का पर्सपेक्टिव, बच्चे के हिसाब से सोचना पड़ेगा। बच्चा जो जैसा सोचेगा उस हिसाब से टीचर को चलना पड़ेगा, टीचर के हिसाब से बच्चा नहीं चलेगा। ये हमेशा पैडागोजी का ये मेन रूल है कि हमेशा हमें बच्चे के हिसाब से ही सोचना है, यानी टीचर हर बार गलत है। एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था तो वो बताए थे भाई हम तो इतना ही जानते हैं कि टीचर गलत है, टीचर गलत है और बच्चा सही है हर बार में, तो बच्चा ही सही रहेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा आपका, कि छात्र के नियंत्रण, शिक्षक तथ्यों को समझाते हुए एक केंद्रित भूमिका निभाता है।
ये भी कोई प्रभावी चीज़ नहीं है कि तथ्य समझा रहा है कोई शिक्षक तो उसमें एक वो बहुत ही सेंटर्ड रोल है उसका, तो टीचर का तो कुछ नहीं गढ़ा गया भैया। शिक्षक सीखने का निर्देश देता है, शिक्षक कुछ भी बोलता रहे, शिक्षक कितने ही ऑर्डर देते रहे, जब तक आप बच्चे के हिसाब से नहीं चलोगे तो सीख ही नहीं सकता। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या, ये छात्रों को स्वयं पर काम करने के लिए स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाना चाहिए, यानी उन्हें अपना कंट्रोल खुद दे देना चाहिए कि भाई आपको खुद ये काम करना है, ताकि बच्चे के अंदर सेल्फ रिलायंस आ जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए और बच्चा के अंदर ऑटोनोमस आ जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए और चीज़ों को खुद एनालाइज करना सीख जाए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें। फ्रीडमैन और रोसेनमैन ने व्यक्तित्व को किस उसमें भागा है, यानी मैंने अभी बताया था ना कि पर्सनैलिटी के 4 भाग होते हैं, ए बी सी डी। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि ए पर्सनैलिटी वाले कैसे लोग होते हैं। ए पर्सनैलिटी वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, एंथुजियाज्म होते हैं, हर काम को टाइम पर करना जानते हैं, बहुत ही गोल ओरिएंटेड होते हैं। और बी वाले बिल्कुल इसका ऑपोजिट होते हैं, वो क्या करते हैं कि आराम से चिल करते हैं, काम को ज़्यादा वो नहीं देते, यानी वर्क को ज़्यादा वर्कहोलिक नहीं होते, रिलेशनशिप पे और इमोशंस पे उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है, ज़्यादा वही होता है, वो अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुश रहना सीखते हैं, वो उन्हें काम से ज़्यादा रिलेशन नहीं होता, वो सबसे पहले प्रायोरिटी जो देते हैं अपनी हैप्पीनेस को देते हैं, खुशी को देते हैं और हमेशा चिल मारते हैं। तो ऐसे बी वाले जो हैं वो हमेशा चिल मारते हैं और ए वाले बहुत ही गोल ओरिएंटेड होते हैं, एकदम करना है तो करना है ये काम, ठीक है। तो इनके अंदर ईगो भी होती है, एरोगेंस भी होता है, एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा भी आता है इन लोगों को। और ये बी वाले बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, ना गुस्सा ही नहीं आता है, ठीक है। और सी और डी वाले ये थोड़े नेगेटिव होते हैं, इनके ये यूं कह सकते हैं कि बहुत ही डिप्रेस्ड रहते हैं, सी और डी वाले डिप्रेस्ड रहते हैं, ये कह सकते हैं आप। तो ये ए और बी के बारे में जो बात की है ये इन्होंने की है, यानी ए और बी पर्सनैलिटी जो की है वो फ्रीडमैन और रोसेनमैन ने ही इनका प्रतिपादन, इन्हें वर्गीकृत किया है, इन दोनों ने ही इनके टाइप को बांधा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। रक्षा तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म, ये आपने बीएड या बीटीसी में बहुत बार पढ़ा होगा, ये क्या है? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने का एक तरीका? नहीं। ये व्यक्ति के व्यवहार अध्ययन के लिए एक दृष्टिकोण है? नहीं। ये एक व्यक्ति के लक्षण निर्धारित करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये वास्तविकता को विकृत करके चिंता को कम करने का एक तरीका है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सेल्फ मैकेनिज्म भी हमने खुद बीएड के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था। सेल्फ ये देखो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म ये कि जाना आपके सामने जो रियलिटी है, जो सच है, आपको देख रहा है कि हाँ मुसीबत आ रही है, लेकिन उसको वहां से विकृत डिस्ट्रैक्ट करके, ये देखा होगा आप जब परेशान होते हो तो परेशान होने के बाद आपने वाइन पी ली, अब वाइन से क्या होता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो वो भी एक तरीके से क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, लेकिन वो एक्सटर्नल होता है। लेकिन माइंड के अंदर, आपके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर ये बात होती है कि आप जो है अपना डिफेंस मैकेनिज्म आपके अंदर खुद होता है, यानी आपको ये चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वाइन वाइन पीने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पर्सनैलिटी के अंदर होता है कि वो वास्तविकता को से विकृत होकर, वहां से डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी चिंता कम कर देता है। ये माइंड के अंदर खुद होता है। ये देखो कितना नेचुरल चीज़ है जो हमारे अंदर खुद प्रकृति ने रखी है, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हालांकि वो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ऐसा ना होता तो हम चिंता करते करते ही ऊपर ऊपर गुजर जाते, यानी सुधार जाते ऊपर को। लेकिन ये हमारे अंदर सेल्फ, आप कह सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति कुछ सोचता है, प्रॉब्लम देखता है, तो उसके अंदर ये खुद होता है कि वो रक्षा तंत्र जिसे बोलते हैं, कि वो खुद ही उस प्रॉब्लम को चिंता करना बंद कर देता है जब वो ज्यादा टेंस हो जाता है, तो वास्तविकता से विकृत हो जाता है, यानी जो रियलिटी है उसे वो भूल जाता है थोड़ी देर के लिए। तो इसे हम बोल सकते हैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट देखेंगे हम पश्च अन्वेषण, यानी प्री रिसर्च जिसे हम बोलते हैं, साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसका उदाहरण है? ये एल्गोरिदम का उदाहरण है। एल्गोरिदम एक मैथमेटिक्स की कंसेप्ट होती है, मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए, पक्ष अन्वेषण और साधन साध्य विश्लेषण एल्गोरिदम का एक उदाहरण है। कैसे है? इस तरीके में विश्लेषण समाप्त होता है या यानी एनालिसिस को हम खत्म करते हैं समस्या के हल अंत में, यानी जो समस्या का हल निकालना है वो अंत में निकालते हैं, या चरम उद्देश्य की कल्पना करके शुरू होता है। यानी हमने जो अपने उद्देश्य की कल्पना की है उसको शुरू करते हैं और फिर अपने वर्तमान परिस्थिति में लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो ये एल्गोरिदम है वो विश्लेषण करता है, फिर चीज़ों को देखता है, फिर संभालता है, फिर वो अंत में उसका हल निकाल देता है। तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, प्री रिसर्च या साधन साक्ष्य विश्लेषण। तो ये एल्गोरिदम की कंसेप्ट है। एल्गोरिदम की कंसेप्ट में पहले एनालिसिस होती है, फिर सब यानी हर चीज़ प्रोसेस के हिसाब से चलता है, फिर समराइजेशन होती है, फिर जाके कोई हल उसका निकल कर आता है। तो ये एल्गोरिदम का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों द्वारा शिक्षण में अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि यानी इनर साइट विकसित करने के लिए विद्यार्थियों के मूल्यांकन का प्रयोग किया जा सकता है। जो विद्यार्थी विद्यालय में मानकों से मेल नहीं करते उन्हें आगे नहीं बढ़ना। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। यानी जो स्कूल के स्टैंडर्ड से मेल नहीं करेंगे, क्या उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाएगी? तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल अपने आप में ही गलत है। ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता कभी भी। आप खुद सोचिए, अगर आपका खुद का बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो क्या आप उसे अनपढ़ बनाएंगे, जाहिल बनाएंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के तरीकों में परिवर्तन, ये पैडागोजी का बहुत ही फेमस रूल है कि हर चीज स्टूडेंट के हिसाब से चलनी है, शिक्षार्थी के हिसाब से चलनी है। अब शिक्षार्थी जो है भाई, वो तो भाई, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक होगा, यही ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पेडोलॉजी का मतलब क्या है, बच्चे की चलेगी, बच्चे के हिसाब से चलना पड़ेगा, बच्चे की जरूरत के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में होशियार एवं कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। ये बिल्कुल बेकार बात है, कमजोर के साथ बल्कि होशियार को बैठाना चाहिए, अलग अलग समूह नहीं बनाने चाहिए, वरना आपस में कॉन्वर्सेशन नहीं होगा होशियार और कमजोर बच्चे का, वो सीख नहीं पाएगा। उन विद्यार्थियों को पहचानना जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु आगे पहुंचाया जा सके, यानी उन व्यक्तियों को पहचानना सिर्फ, या उन विद्यार्थियों को पहचानना जो बस होशियार हैं और बाकी जो डल हैं उन्हें छोड़ देना। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो सिर्फ इसमें ऑप्शन बी ही ठीक है, यानी शिक्षार्थियों के हिसाब से चलना। अगर वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसका पहले देखना पड़ेगा कि क्या सिस्टम है, टीचर को समझना पड़ेगा उसे, फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। विस्मरण यानी भूलना निम्नलिखित को दर्शाता है, पहचान का अभाव, बिल्कुल ठीक है। परिज्ञान यानी गहरा ज्ञान, उसका अभाव हो जाता है, जब भूलेगा तो गहरा ज्ञान क्या होगा उसे, यानी डीप नॉलेज नहीं हो सकती। संग्रहित जानकारी का अभाव, ये बिल्कुल, ये सभी, यानी भूल, अगर जैसे भूलने की बीमारी है तो उसे इन सारी बीमारियों को ही झेलना पड़ेगा, या पहचानने में परेशानी होगी। परिज्ञान यानी डीप नॉलेज लेना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और चीज़ों को स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भूल जाता है। तो ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यार्थी की प्रथा है? यानी ये कह रहे हैं कि कौन सा उदाहरण, कौन सा विद्यालय हम मान सकते हैं कि ये एकदम बेहतरीन, एकदम प्रभावशाली इफेक्टिव विद्यालय है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ वो विद्यालय कौन सा विद्यालय होगा। व्यक्ति सापेक्ष कक्षा। व्यक्ति सापेक्ष कक्षा ये होती है जब हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट्स पर अलग ध्यान दिया जाए, यानी हर एक स्टूडेंट्स को एक यूनिट माना जाए, एक इंस्टीट्यूट माना जाए। तो ऐसा अगर करेंगे तो वो बेस्ट स्कूल माना जाएगा। बेस्ट स्कूल क्यों माना जाएगा वो? देखिए, बेस्ट स्कूल वही होता है जहाँ हर एक स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाए। ये नहीं कि जो अच्छे बच्चे हैं सिर्फ उन्हें ही देखा जाए, बुरे बच्चों को देखा ही नहीं जाए, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर एक एक बच्चे को अलग अलग स्पेशलिटी के साथ, उसे अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ उसे प्रायोरिटी और उसे अटेंशन मिले, वही बेस्ट स्कूल होगा। आप अगर देखें, कभी आप स्कूल वगैरह में जाएं, अगर कोई जर्नलाइजेशन कर रहा है, यानी सब बच्चों को एक ही, कहते हैं ना, एक ही लाठी से हाँक रहा है, सब भेड़ बकरी सब उसी में, ऐसा नहीं है। ये भेड़ बकरी नहीं है, हम इंसान हैं, तो हम इंसान के अंदर अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग हमारे विचार हैं, अलग अलग सोचने के तरीके हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है। हर एक बंदा एक यूनिक पर्सनैलिटी लेके पैदा होता है। तो अगर हम उसके हिसाब से चलता है टीचर,
पर्टिकुलर बच्चे के, यानी अगर 40 बच्चे हैं क्लास के अंदर तो 40 के 40 अलग होंगे, क्योंकि उनके बैकग्राउंड और उनकी हेरिडिटी और उनका एनवायरनमेंट अलग होता है। तो हर बच्चे को अलग अटेंशन टीचर को देना पड़ेगा। अगर ऐसा वो करता है वही बेस्ट स्कूल होगा। तो हम कह सकते हैं व्यक्ति सापेक्ष यानी व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअल डिफरेंस आपने बहुत पढ़ा होगा, इंडिविजुअली देखेगा अलग अलग करके। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय, बहुस्तरीय यानी मल्टीपल स्टेजेस। विद्यार्थी से सहयोग की मांग करना, कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं के एक साथ पूरा करना, या समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना। सबसे इसमें ऑप्शन सी है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यही ऑप्शन बेस्ट इसमें ऑप्शन है। बहुस्तरीय क्या होता है, जब बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे मल्टी कल्चर बच्चे एक ही उसमें बैठ जाते हैं, यानी विभिन्न श्रेणी यानी बहुत सारे ग्रेड, यानी ए ग्रेड, यानी जैसे होता है ना पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, सबको एक साथ बैठा दिया, वाले विभिन्न स्तर विद्यार्थियों को अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, यानी उनको एक साथ बैठा के कुछ सिखाना ही क्या कहलाता है, बहुस्तरीय मल्टी स्टेज। यानी जब आप बहुत सारी क्लासेस के बच्चों को बैठाकर कुछ सिखाने लगो तो उसे बोलते हैं बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।